चतुर बुढ़िया। शाम के समय झुमरी अपनी लाठी लिए गांव में घूमने निकलती है। तभी सामने से गुनगुनाते आ रहे भोला से उसकी टक्कर हो जाती है। तभी झुमरी अपनी लाठी से एक फटका उसे मारते हुए कहती है, अरे नालायक, अपनी आँखियों के झरोखे को बंद करके चलता है क्या तू? जो तुझे आसपास चल रहे लोग नजर नहीं आते? माफ करना, मैंने ध्यान नहीं दिया। वैसे इस तरह झूमते हुए कहाँ जा रही हो झुमरी काकी? तेरी बारात में नाचने जा रही हूँ। अरे हट, टहलने निकली हूँ मैं। हाँ, दिन भर आपको काम ही क्या है? कभी यहाँ टहलना तो कभी वहाँ टहलना। दिन भर पूरे गांव में भटकती रहती हो आप। ऐसा है कि ये छड़ी मैंने बुढ़ापे में सहारा लेकर चलने के लिए नहीं रखी है, बल्कि इसलिए रखी है कि कोई अगर ज्यादा बकवास करे तो उसे एक जमा के दूं। इस बुढ़िया का सही है, इस छड़ी को अपना हथियार बनाकर घूमती रहती है। इससे पहले कि बिना बात के इस छड़ी से कूद डाले, मुझे यहाँ से निकलने में ही भलाई है। वो काकी, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, मैं चलता हूँ। भोला कदम बढ़ाते हुए वहाँ से निकल जाता है और झुमरी भी अपनी लाठी लिए आगे बढ़ जाती है। कुछ दूर चलने पर उसे बढ़िया सी खुशबू आती है और वो एक घर की तरफ देखकर कहती है, आहा, क्या खुशबू आ रही है। लगता है सविता के घर में पकौड़े तले जा रहे हैं। तभी वो सविता के घर के बाहर बैठ जाती है और उसे आवाज देती है, सविता, अरे ओ सविता, घर पर है कि नहीं? अरे झुमरी काकी, आप मेरे दरवाजे पर? क्या बात है? मैं तो टहलने निकली थी, अचानक घुटनों में दर्द होने लगा तो आकर यहाँ बैठ गई। घुटने तो जवाब देंगे ही ना काकी, उम्र हो चली है आपकी। कहो तो पानी लाऊं आपके लिए? कैसी कंजूस है, पानी पूछ रही है। ये नहीं कि जो पकौड़े तल कर आई है वही पूछ ले। कोई बात नहीं, झुमरी नाम है इस बुढ़िया का, मैं भी पकौड़े खा कर ही जाऊंगी। तभी झुमरी की नजर सामने अपने आंगन में झाड़ू लगा रही रेवती पर पड़ती है। अरे ओ रेवती, क्या बात है, आज तूने पकौड़े बनाए हैं क्या? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने पकौड़े कब बनाए? अरे वहाँ खड़ी क्या बड़बड़ा रही है? जरा इस बुढ़िया को भी तो चखा दे अपने हाथ के पकौड़े। वैसे सही है, तेरे घर में हमेशा कुछ न कुछ अच्छा बनता रहता है। अरे ओ काकी, इस उम्र में नाक तो तुम्हारी कुत्ते से भी तेज है। लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पकौड़े की खुशबू ना मेरे घर से आ रही है। मैं नहीं मानती। अरे तू कहाँ कुछ अच्छा बनाती है अपने घर में? मुझे सब खबर है। तू झूठ तो मत ही बोल। झूठ बोले मेरे दुश्मन, मैं अभी पकौड़े लेकर आती हूँ। झुमरी के उकसाने से सविता घर से गर्मा गर्म पकौड़े लेकर आती है और चाय के साथ उसके सामने रख देती है। अरे वाह, तू तो सच में पकौड़े ले आई। चल, अब ले आई है तो मैं थोड़ा चख ही लेती हूँ। झुमरी गपागप सारे पकौड़े खा जाती है और डकार लेकर कहती है, अरे वारी सविता, बड़ा स्वाद है तेरे हाथों में। हाँ? पकौड़े तो बड़े स्वादिष्ट बने हैं। होंगे क्यों नहीं, मेरे घर में बनी हर एक चीज स्वादिष्ट ही होती है काकी। तू कहना क्या चाहती है? अरे भले तेरे घर में पकौड़े बने हैं, लेकिन स्वाद मेरे हाथों में भी कुछ कम नहीं है। सविता और रेवती के बीच में बहस छिड़ जाती है और उनकी बहस का फायदा उठाकर झुमरी वहाँ से निकल जाती है और कुछ देर बाद दोनों को झुमरी वहाँ दिखाई नहीं देती तो दोनों एक दूसरे को घूरते हुए कहती हैं, हाय दैया, ये बुढ़िया कहाँ चली गई? अरे बुढ़िया बड़ी चतुर है रेवती,
पकौड़े भी खा गई और हम दोनों में बहस भी करा गई। सही कह रही हो बहन, हम ही बैल बुद्धि हैं जो कि इसकी बातों में आ जाते हैं। झुमरी 65 साल की एक बूढ़ी औरत थी, लेकिन गांव में सभी उसे चतुर बुढ़िया कहा करते थे, क्योंकि वो हमेशा अपनी चतुराई से अपना काम निकलवा लिया करती थी। गांव के मंदिर में हर महीने की पूर्णिमा के दिन विशेष पूजा होती थी, जिसमें पूरा गांव शामिल हुआ करता था और धूमधाम से पूजा संपन्न की जाती थी। इस बार भी पूजा के लिए तैयारियों की घोषणा पूरे गांव में कर दी जाती है, जिसको लेकर सभी अपनी अपनी राय रखते हैं। भाई इस बार तो मंदिर की पूजा में तो मैं नया कुर्ता पायजामा पहनकर जाऊंगा, जो मैं शहर से खरीद कर लाया था। नए कपड़े छोड़, ये बता कि भगवान को चढ़ावा क्या चढ़ाएगा? अरे सुंदर भाई, भगवान तो सभी को देते हैं, भला मैं गरीब, उन्हें क्या चढ़ावा चढ़ा सकता हूँ? मंदिर की पूजा के लिए बनने वाले प्रसाद में मैं भी हाथ बटाऊंगी इस बार। पिछली बार तो बीमार होने के चलते मैं पूजा में शामिल भी नहीं हो पाई थी। वैसे सविता बहन, मुझे तो हर महीने इस पूजा का इंतजार रहता है जब पूरा गांव एक साथ आकर भगवान के मंदिर में इकट्ठा होता है। सच कहा बहन तुमने, उस दिन की रौनक तो देखने लायक होती है। सभी गांव वाले पूजा के लिए अपनी अपनी तरफ से तैयारी करने में लग गए, तो वहीं गांव का मंदिर प्रशासन भी मंदिर की साज सजावट में लगा था। ऐसे में झुमरी पूरे गांव में घूम घूम कर लोगों की होने वाली पूजा के लिए उत्सुकता को देखा करती। एक रोज वो बाजार की तरफ जा रही होती है, तभी उसे एक सब्जी वाले के ठेले पर सुंदर दिखाई देता है, जो सब्जी वाले को बातों में लगाकर चुपके से सब्जियां अपने थैले में भर रहा होता है। तभी झुमरी उसकी पीठ पर एक लाठी मारती है और उसके हाथ से सब्जियों का थैला छूटकर गिर जाता है। क्यों सुंदर, क्या हाल चाल है? अरे काकी, तुम हो क्या? ये बुढ़िया पागल है, मेरी अच्छी खासी मेहनत पर पानी फेर दिया इसने। क्या बड़बड़ा रहा है? तुझे कितनी देर से देख रही हूँ। तू सब्जी वाले से बतियाने आया है या सब्जी लेने? आया तो वो सब्जी लेने ही था, लेकिन बातें शुरू हो गई तो होती गई। अच्छा, सब्जी ले ली हो तो जरा मेरे साथ बाजार तो चल, कुछ सामान लाना है मुझे। मुझ अकेली बुढ़िया से नहीं उठेगा, तू मेरी मदद कर दियो। मैं अभी तुम्हारे साथ? अरे बहरा है क्या तू? तेरे अलावा और किससे कहूँगी? चल अब। झुमरी जबरदस्ती उसे अपने साथ चलने को कहती है और सुंदर को ना चाहते हुए भी उसके साथ जाना पड़ता है। रास्ते में चलते हुए वो मन ही मन कहता है, बुढ़िया बड़ी चतुर है, अपने काम के चलते मुझे अपने साथ खींच कर ले आई और मेरी मुफ्त की सब्जियां भी छुड़वा दी। जहाँ सुंदर मुंह बनाकर चल रहा था, तो वहीं झुमरी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रही थी। ऐसे ही दिन बीतता है और पूजा का दिन आ जाता है। सभी सज धज कर पूजा में शामिल होने के लिए मंदिर पहुँचते हैं और झुमरी भी भीड़ को हटाती हुई आगे पहुँच जाती है, जहाँ गांव का मुखिया और उसकी बीवी खड़े होते हैं। तभी मुखिया की बीवी घी के कटोरे में एक सोने का सिक्का डालकर दीप जलाती है, जिसके बाद पंडित जी आरती शुरू करते हैं और कुछ ही देर में आरती खत्म होने के बाद सभी हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, जिसके बाद पंडित सभी को प्रसाद देने लगते हैं। तो मुखिया की नजर उस घी के कटोरे पर जाती है, जिसमें सोने का सिक्का नहीं था। पंडित जी, सोने का सिक्का कहाँ गायब हो गया? हाँ, अभी तो सिक्का डाला था, तो एकदम से सिक्का गायब कैसे हो गया? बताओ, भगवान के मंदिर में ही चोरी, और वो भी इतने लोगों के बीच में, भला कौन कर सकता है? कोई भी मंदिर से बाहर नहीं जाएगा। जिसने भी सिक्का लिया है वो लौटा दे। मुखिया के इतना कहने पर भी कोई सामने नहीं आता, तो सरिता कहती है, मुखिया जी, भला इतने लोगों में आप चोर का पता लगाएंगे कैसे? चोर बचकर नहीं जा सकता मंदिर से। पंडित जी, आप एक पतीले में पानी भर के दीजिए जरा।
झुमरी के कहे अनुसार पंडित जी पानी से भरा पतीला लेकर आते हैं, जिसके बाद झुमरी एक एक करके सभी को उस पानी में अपने दोनों हाथ डालने को कहती है। सभी एक एक करके ऐसा ही करते हैं। ये बुढ़िया करना क्या चाहती है? भगवान जाने। सबकी तलाशी लेने की जगह ये पानी में हाथ डुबोने को कह रही है, बताओ। सभी के बाद अब बारी आती है सुंदर की। जब वो अपने हाथ पानी में डालता है तो उसके हाथों में लगा घी पानी में तैरने लगता है और झुमरी मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे लगा ही था कि ये करतूत तेरी ही हो सकती है। मुखिया जी, यही है सिक्का चोर। क्या? लेकिन कैसे काकी? क्योंकि सोने का सिक्का घी में डूबा हुआ था, जिसे निकालने के लिए सुंदर के हाथों में भी घी लग गया और पानी के पतीले में हाथ डुबोने से वो घी पानी में तैरने लगा। सच्चाई सामने आने पर सुंदर की नजरें नीची हो जाती है। सभी गांव वाले उसे भला बुरा कहने लगते हैं और तब वो सभी से अपनी गलती की माफी मांगता है। तो सरिता कहती है, क्या बात है काकी, आज तो आपने अपनी चतुराई का एकदम सही इस्तेमाल किया है। झुमरी मुस्कुराने लगती है, जिसके बाद सभी में प्रसाद का वितरण होता है और सभी झुमरी की चतुराई की प्रशंसा करते हैं। लालची भुट्टे वाली। एक गांव में दो पति पत्नी भुट्टे की खेती किया करते थे। उनकी 14 साल की बेटी थी, चंपा। एक दिन खेती करते हुए चंपा की माँ खेत में बेहोश हो जाती है। चंपा, चंपा, जल्दी यहाँ आ, तो हर माई बेहोश हो गई है। चंपा भागते हुए खेत में आती है। क्या हुआ पिताजी? क्या हुआ माई को? कहाँ पता, काम करते करते एकदम गिर सी गई। जल्दी उठा उठा, डॉक्टर बाबू के पास ले चलते हैं। चंपा और उसके पिताजी पार्वती को उठा के डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर चेकअप करते हैं। डॉक्टर साहब, कोनो परेशानी की बात तो नहीं है? ऐसा कब से हो रहा है इनके साथ? ये तो पहली ही बार हुआ है। नहीं, इस बीमारी को बहुत समय हो गया है, कम से कम 4 महीने। अगर आप पहले ले आते तो बीमारी इतनी नहीं फैलती। मैं कुछ दवाई लिख देता हूं, 4 महीने लगातार खिलाना होगा। अगर दवाई से ठीक हो जाती हैं तो बढ़िया, वरना ऑपरेशन करना पड़ेगा और इन्हें आराम की बहुत जरूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, दवाई कितने की होगी? 5-6 हजार की, बस 1 महीने की। हे राम, इतना महंगा। बीमारी भी तो बड़ी है। संतोष पार्वती को घर ले आता है, पर उसके चेहरे पर मायूसी छाई है। क्या हुआ? जब से डॉक्टर से मिल के आए हो, मुंह पे 12 बजे हैं। क्या बोला डॉक्टर? काहे ऐसा की? हमने क्या किया? अपनी बीमारी का पहले काहे नहीं बताई हमको? का? माई को पहले से ही बीमारी थी? हाँ, और अब बीमारी बढ़ गई, पता है। 5-6 हजार रुपये की दवाई लिख के दिए है डॉक्टर साहब। हाँ तो क्या करते? पूरे मोहल्ले में गदाल कर देते। वैसे ही हालत बुरी थी। आप खुद ही थके हारे घर आया करते थे। हमारी बीमारी का सुन के और परेशान न हो जाएं, इसीलिए नहीं बताएं। पर अब क्या करें? ये महीना दवाई का खर्चा निकल जाए और अगले महीने भी आ जाएगा। हम दोनों मिल के खेती करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर ने आराम करने कहा है जब तक दवाई चलेगी। डॉक्टर विक्टर तो ऐसे ही करते हैं, बैठे बैठे और बीमारी बढ़ जाएगी। उससे अच्छा है चलते फिरते रहे हम। तुम ही डॉक्टर बन जाओ। वो डॉक्टर पागल है का? हाँ, और नहीं तो का। ज्यादा डॉक्टरी ना झाड़ा करो, पता ही नहीं चलेगा कब ऊपर चली जाओगी। हाँ तो जाए तो हम जाए, उससे तुम्हें का। बातों बातों में दोनों पति पत्नी झगड़ा कर बैठे।
चंपा से रहा नहीं गया। चंपा चिल्लाते हुए बोली, अब चुप हो जाओ, ये कोनो झगड़ने का बखत है का? हाँ, तुम ही समझाओ, हमसे नहीं समझेगी ये लो, दवाई ले आए हैं, अब चुपचाप घर में बैठी रहो। चाह के भी खेत में काम नहीं कर पाओगी, ये बहुत हैवी डोज वाली दवाई है, नींद आ जाएगी और जितना आराम करोगी बीमारी उतनी ही जल्दी ठीक होगी। चंपा सही बोल रही है, हम भी यही बोलना चाहते थे। आप तो चुप ही करो, खुद को कुछ समझ नहीं आता है, हमें समझाने आए हो। माई, आप चिंता बिल्कुल मत करो, हम और पिताजी खेती कर लेंगे। चंपा थी तो एक लड़की, पर उसकी सोच बहुत आगे की थी। वो समझ गई थी कि पार्वती की हालत बहुत नाजुक है, उन्हें सख्त आराम की जरूरत है। चंपा सुबह 4 बजे उठकर खाना बनाती, पार्वती को दवाई देती और अपने पिताजी के साथ खेती करने के लिए जाती। हर दिन यही होता। कुछ महीनों बाद खेत में बहुत सारे भुट्टे उगाए, चारों तरफ भुट्टे ही भुट्टे थे। इस बार तो बहुत अच्छी खेती हुई है। हाँ बिटिया, ये सब तेरी वजह से हुआ है, पर कोई फायदा नहीं है। मेहनत करने के बाद भी हमें कुल मिलाकर 10-12 हजार रुपया ही तो मिलेगा। ई का पिताजी, इतना कम का है? वो लोग हमसे सस्ते में भुट्टे खरीदते हैं और बाजार में महंगे दाम पर बेचते हैं। तो हम भी बाजार में भुट्टे बेचा करेंगे। आप खेत का काम देख लीजिएगा और हम बाजार में भुट्टे बेचाएंगे। तू अकेले कैसे करेगी? वो तो पता नहीं, पर और कोनो उपाय कहाँ है? सब ठीक हो जाएगा पिताजी, तब तक जो हो सके वो करेंगे। अगले दिन चंपा बाजार में भुट्टे बेचने गई और उसने एक भुट्टे का दाम 5 रुपए रखा। भुट्टा ले लो, भुट्टा, कच्चा कच्चा भुट्टा। कुछ देर में चंपा के आधे से ज्यादा भुट्टे बिक जाते हैं। तभी एक आदमी आता है। कैसे हैं भुट्टे? तुहार कानपुर में हड़ताल है का? 5 रुपए का चिल्ला चिल्ला के गला सूख गया है, फिर भी पूछ रहे हो? 3 रुपये लगाओ, सारा भुट्टा ले लूंगा। नहीं, अंतिम भाव 4 रुपए, उससे कम नहीं होगा। ठीक है, सारा दे दो। वो आदमी सारे भुट्टे 4 रुपए के हिसाब से ले गया और जाते जाते, बेवकूफ हो तुम, इतने सारे भुट्टे का क्या करेगा और हमें बेवकूफ काहे कहा? चंपा ने उस आदमी का पीछा किया। वो आदमी भुट्टा बेचने वाला था। चंपा से खरीदे हुए भुट्टे को पकाकर वो 20 रुपए में बेच रहा था। हम तो सचमुच बेवकूफ निकले। अब हम भी यही किया करेंगे, कमाई 3 गुना बढ़ जाएगी, माँ का इलाज भी हो जाएगा। अगले दिन चंपा ने भुट्टे पकाकर बेचना चालू कर दिया। चंपा हर दिन समझदार होते जा रही थी। 20 रुपए का भुट्टा ले लो, स्वादिष्ट स्वादिष्ट भुट्टा ले लो। चंपा ने 2 घंटे के अंदर ही कल से दुगनी कमाई कर ली थी। चंपा बहुत खुश थी। तभी वहाँ पर कल वाला आदमी आया। तुझे पता है, इतनी खूबसूरत लड़कियों को अकेले बाजार में नहीं रहना चाहिए, वरना कोई उड़ा ले जाएगा। अभी चप्पल से मार मार के तोहर मुंह लाल न कर देना, तो हमार नाम चंपा नहीं, चिल्ला चिल्ला के सबको बुला लेंगे अभी हम। नहीं, मैं तो बस भुट्टा खाने आया था, एक भुट्टा दो। चंपा उस आदमी के धमकी से नहीं डरी, उल्टा उसे ही डरा दिया। देखता हूँ मेरे सामने कितने दिन टिकती है। वैसे भी ना, तेरे भुट्टे में ना बटर है ना चीज। आदमी भुट्टा लेकर चला गया। चंपा को नया आइडिया मिल गया था। अगले ही दिन उसने स्वाद बदलने के लिए मक्खन यानी बटर खरीद लिया। अब वो बटर भुट्टा बेच रही थी। बटर भुट्टा बस 30 रुपए,
गर्मा गर्म बटर भुट्टा, आओ आओ बटर भुट्टा खा लो। चंपा का बटर भुट्टा बाजार में आग की तरह फैल गया। हर कोई चंपा का बटर भुट्टा खाने आने लगा। धीरे धीरे चंपा के घर की हालत ठीक होती जा रही थी। चंपा की बीमार माँ बीमारी से बाहर आ रही थी। चंपा अपनी सोच से भी ज्यादा पैसे कमा रही थी। तभी चंपा के मन में एक ख्याल आया, अगर हम बटर सस्ता वाला लाएं, तो और भी पैसे बच जाएंगे हमारे। चंपा के मन में लालच आ गया था। अगले ही दिन से चंपा सस्ता वाला बटर इस्तेमाल करने लगी। लोग अब भी उसका बटर भुट्टा शौक से खाए जा रहे थे। दिन बीतते गए। तभी एक दिन चंपा के पास भुट्टा खाने के लिए एक पुलिस वाला आया, वो भी साधारण कपड़ों में। एक बटर भुट्टा दे दो। चंपा ने उसे भुट्टा दिया। पुलिस वाला भुट्टा खाते ही रुक गया। छी, इतना बेकार भुट्टा। इतने लोग भुट्टा खा रहे हैं, ये सब लोग पागल हैं का? हमारे भुट्टे के पैसे दो और यहाँ से चलते बनो। भुट्टे पे बटर कौन सा लगा रही हो, वो तो दिखाओ। क्यों दिखाएं? कौन हो तुम? मैं पुलिस वाला हूँ। तो हम प्राइम मिनिस्टर हैं। पुलिस वाले ने चंपा को अपनी आईडी दिखाई और चंपा को भुट्टा का धंधा बंद करने को कहा। तुम बहुत सस्ता वाला बटर इस्तेमाल करती हो। इस बटर की वजह से इतने बच्चे बीमार हो रहे हैं। अभी के अभी ये भुट्टा का धंधा बंद करो और थाने चलो। हमें नहीं पता था दरोगा जी, हमें माफ कर दीजिए। अगर आप ये धंधा बंद करवा देंगे तो हमारा क्या होगा? हमारा परिवार का गुजारा कैसे होगा? हम अकेले कमाने वाले हैं। पुलिस वाले को चंपा पर दया आ जाती है। ठीक है, तुम मेरी बेटी जैसी हो, पर अगली बार ये मिलावटी मक्खन इस्तेमाल की तो जेल में डाल दूंगा और ये सब बंद भी कर दूंगा। हम बिल्कुल नहीं करेंगे, हमको माफ कर दीजिए। पुलिस वाला चंपा को आखिरी मौका देकर छोड़ देता है। इसके बाद चंपा ने बस अच्छा मक्खन ही इस्तेमाल किया। चंपा के भुट्टे का स्वाद और भी ज्यादा बढ़ गया था और साथ ही साथ उसकी आमदनी भी बढ़ गई। चंपा ने फिर कभी लालच नहीं किया और धीरे धीरे वो बहुत बड़ी भुट्टे की व्यापारी बन गई। अब वो ईमानदारी से व्यापार किया करती थी और उसकी माँ भी ठीक हो गई थी। पूरा परिवार अब बहुत खुश था। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला।